नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास यारी दौलत से पार्ट 5। भोपाल सिंह, विकास नारंग, अभिनव कालरा और राजेश गुलाटी ने खुद को उसी मकान में बंद कर रखा था। कमरे में एक तरफ 30 अरब के जेवरातों से भरी गठरी पड़ी थी। विकास नारंग और राजेश गुलाटी हसरत भरी निगाहों से छिपे तौर पर बार बार गठरी को देख लेते थे। मिनट भर पहले ही अभिनव कालरा लंच पैक कराकर लाया था और साथ में लाया था आज का अखबार। वो हड़बड़ाया सा लग रहा था। उसके भीतर प्रवेश करते ही गुलाटी ने दरवाजा बंद किया। क्या हुआ तेरे को? भोपाल सिंह उसकी घबराहट भाप गया। खाना टेबल पर रखकर सोफे पर बैठता हुआ बोला, आज का अखबार लाया हूँ। गजब हो गया। पुलिस त्रिखा और गुलाटी के घर तक पहुंच गई। अखबार में दोनों की तस्वीरें छपी हैं। त्रिखा की लाश तो पुलिस को मिल गई। उसे पहचान भी लिया गया कि वो डकैती में शामिल था। गुलाटी की भी तस्वीर छपी है अखबार में। अब इसका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। कहीं पुलिस धीरे धीरे हम तक न पहुंच जाए। बकवास बंद करो, भोपाल सिंह ने दांत खींचकर कहा और आगे बढ़कर उसके हाथ से अखबार लेना चाहा, परंतु तब तक राजेश गुलाटी ने उसके हाथ से झपट कर अखबार ले लिया था और खोलकर आंखें सिकोड़े पहले पेज पर वो देखने लगा। विकास नारंग और भोपाल सिंह भी पास आ पहुंचे थे। अभिनव कालरा परेशान सा उन्हें देखे जा रहा था। 2 मिनट बाद ही गुलाटी अखबार को टेबल पर फेंकता हुआ बोला, मुझे समझ नहीं आता कि काम होने के बाद हमें यहाँ क्यों रखा हुआ है। डकैती कर ली हमने, हमें हमारा हिस्सा दिया जाए ताकि पुलिस के खतरे से हम दूर हो सकें। पुलिस का खतरा बढ़ता जा रहा है। भोपाल सिंह ने दांत खींचकर उसे देखा। बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। स्वर धीमा था भोपाल सिंह का। कैसे? शुरू में पुलिस काम करने में बहुत तेजी दिखाती है। उसके बाद हर दिन पुलिस की कार्यवाही ठंडी होती चली जाती है। पुलिस की काम करने की रफ्तार कम हो जाती है, वो थक जाती है। भोपाल सिंह गंभीर था। हम यहाँ आराम से रह रहे हैं, हमें कोई डर नहीं। अब तक पुलिस का थकना शुरू हो गया होगा। अगले 5-4 दिनों में पुलिस अपने काम में ढीली पड़ने लगेगी। हम पर कसा पुलिस का अदृश्य शिकंजा ढीला होता चला जाएगा। गुलाटी दांत भींचे भोपाल सिंह को देखता रहा। जिसने हमसे डकैती करवाई है उसने सोच समझकर ही हमें यहाँ बिठा रखा है, भोपाल सिंह ने कहा। कैद नहीं कर रखा हमें। दरवाजे खुले हैं, अरबों के जेवरात सामने पड़े हैं। हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? वो हम पर नजर रख रहा है, हमारी बातें भी जान लेता है। कोई बड़ी बात नहीं कि बाहर उसके आदमी हम पर नजर रख रहे हों, राजेश गुलाटी ने दांत खींचकर कहा। तभी विकास नारंग गंभीर स्वर में बोला, गुलाटी की ये बात तो ठीक है कि हमारी मर्जी के बिना हमें यहाँ रखा हुआ है। हमें हमारा हिस्सा दे दिया होता तो हम कब के इस शहर से पुलिस के डर से दूर निकल गए होते। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, अभिनव कालरा बोला। हम लोग अपना अपना हिस्सा लेकर निकल जाते हैं। हम एक दूसरे को नहीं जानते। ऐसे में कोई पुलिस के हाथ लग भी गया तो दूसरे के बारे में नहीं बता पाएगा। यानी कि किसी को किसी से खतरा नहीं, सब अपने अपने रास्ते पर। ठीक बोलता है अभिनव, विकास नारंग बोला। गुलाटी ने भोपाल सिंह के गंभीर चेहरे को देखा। भोपाल, तुम उसे फोन करो जिसने डकैती करवाई है। उससे कहो कि, कितनी बार कहूं कि मुझे नहीं मालूम वो कौन है, तो उसका फोन नंबर कैसे होगा मेरे पास? तूने ही तो हम चारों को इकट्ठा किया, अभिनव कालरा बोला। मैंने जो किया उसके कहने पर किया। फोन पर बात होती थी, खर्चे पानी की रकम कोई मुझ तक पहुंचा देता था। भोपाल सिंह दांत खींचकर बोला, जितना तुम्हारा उसके साथ रिश्ता है उतना ही मेरा। पलों की चुप्पी उभरी। तो फिर क्या किया जाए? गुलाटी का स्वर तीखा था। हम तीनों अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, यहाँ से चले जाना चाहते हैं। इस बारे में किससे बात करें? भोपाल सिंह ने दोनों को देखा। गुलाटी की बात से तुम दोनों सहमत हो? हाँ, हमें यहाँ रहने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। विकास नारंग ने फौरन सिर हिलाया। ठीक तो है, हमें हमारे हिस्से का 2-2 अरब दो, अभिनव कालरा बोला। हम यहाँ से चले। 2-2 अरब नहीं, गुलाटी ने कहा। त्रिखा अब हमारे बीच नहीं रहा, उसका हिस्सा भी हम चारों में बटेगा। हाँ, विकास नारंग कह उठा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छी बात है,
भोपाल सिंह सोच भरे स्वर में बोला। जब उसका फोन आएगा तो इस बारे में बात करूंगा कि क्या करना है। तब तक खाना खा लें तो बढ़िया रहेगा। कोई कुछ ना बोला। कुछ ही पलों में गंभीरता ओढ़े वो खाना खा रहे थे। पुलिस ने तेरे बारे में कैसे जान लिया? अभिनव कालरा ने गुलाटी से पूछा। त्रिखा की लाश मिलने की वजह से ये गड़बड़ हुई। त्रिखा और मैं अक्सर एक साथ ही रहते थे। पुलिस को कुछ हाथ लगा होगा कि वो समझ गई। डकैती में मैं और त्रिखा भी हैं। गुलाटी होठ भींचे कह उठा। पहले क्यों नहीं सोचा ऐसा? भोपाल सिंह बोला। त्रिखा की लाश का चेहरा बिगाड़ कर उसे फेंक दे। गुलाटी ने उखड़े स्वर में कहा। मेरे को क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। भोपाल सिंह कुछ कहने लगा कि फोन की बेल बज उठी। खाते खाते सब ठिठके। उसी का फोन होगा, विकास नारंग के होठों से निकला। और किसका फोन आएगा? गुलाटी ने भोपाल सिंह को देखा। तू जा, बात कर, ठीक से बात करना उससे। हम यहाँ नहीं रहना चाहते, अपना हिस्सा लेकर चले जाना चाहते हैं। तू ही बात कर ले। भोपाल सिंह ने उसे देखा। तू ज्यादा जानता है उसे। उससे बात करते हुए तेरी उसकी पटती है। गुलाटी ने उसे घूरा। तुम लोग खाना खाओ, भोपाल सिंह ने कहा और उठकर कुछ कदमों की दूरी पर मौजूद फोन की तरफ बढ़ गया। बेल बजे जा रही थी। हेलो, भोपाल सिंह ने रिसीवर उठाया। भोपाल, वो ही आवाज उसके कानों में पड़ी। आप? मैंने इन सब की बातें सुनी। पागल हो गए हैं ये तीनों, समझा इसे। भोपाल सिंह ने कुछ कहते न बना। सुना नहीं? ये काम मेरे बस का नहीं है, भोपाल सिंह धीमे स्वर में बोला। तीनों टेढ़े हैं। मैं कहता हूँ समझाओ उन्हें कि यहाँ से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं। पूरे शहर में नाकेबंदी है। शिकारी कुत्तों की तरह पुलिस तुम सबको ढूंढ रही है। हर शक वाली जगह पर रेड कर रही है। ऐसे में क्या ये निकल कर बच सकेंगे? गलती से किसी ने छोटा सा जेवरात भी बेचने की गलती कर दी तो सीधा जेल में जाएंगे। बेचेंगे, खर्चे पाने के लिए तो जेवरात बेचेंगे ही। तू सब समझता है तो समझाता क्यों नहीं इन्हें? मेरी बात इन्हें समझ नहीं आएगी। आप समझा? मैं फोन पर नहीं समझा। मेरी बात ये नहीं मानेंगे, भोपाल सिंह ने टोका। आपकी बात शायद मान जाएं। त्रिखा का हिस्सा भी ये बांटने को कह रहे हैं। सब बातें तो आपने ही संभालनी है। उधर से कुछ पलों के लिए आवाज नहीं आई। तीनों खा रहे थे परंतु इधर ही देख रहे थे। भोपाल सिंह का कोई शब्द कान में पड़ जाता तो कोई नहीं। पूरी बात वे नहीं समझ रहे थे। हेलो, भोपाल सिंह ने खामोशी लंबी होते देखकर कहा। बताइए, क्या करना है? भोपाल सिंह, इस बार कानों में पड़ने वाला स्वर बेहद शांत था। ये तीनों बेवकूफ हैं, नहीं जानते कि किसी बड़ी डकैती की वो बात भी इनके मुंह से निकलवा लेगी जो ये नहीं जानते होंगे। पुलिस का काम करने का अपना ही ढंग होता है। इस केस को इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े देख रहा है। सुना है वो बहुत खतरनाक पुलिस वाला है। मैं उसे नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, लेकिन सुना है उसके बारे में। भोपाल सिंह गंभीर नजर आ रहा था। भोपाल, मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता। 30 अरब की डकैती करना बच्चों का खेल नहीं। कर ली जाए तो दौलत को संभाल कर ठिकाने लगाना बहुत मेहनत का और खतरनाक काम है। क्यों? ठीक कह रहे हैं आप। ये तीनों अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाएंगे। मुसीबतें खड़ी होंगी, हमारे लिए खतरा पैदा होगा, पुलिस के हाथ चढ़ेंगे। ऐसे में पुलिस को कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा हम तक का। तुम भी फंसोगे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह के होठ भिंच गए। सुन रहे हो? हाँ, समझ रहे हो कि ये तीनों हमारे लिए खतरा पैदा कर देंगे यहाँ से बाहर जाकर। हाँ, ये बात तो सच है। बातों से ये नहीं समझेंगे, बातों से समझने वाले ये हैं ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है? शायद आप ठीक कह रहे हैं, शायद नहीं, पक्का मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम 10 अरब के मालिक बनना चाहते हो? 10? मुंह बंद रखो, दूसरों को क्यों सुनाते हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम समझदार हो, तरक्की करोगे। 10 अरब की दौलत कितनी होती है सोचो। क्या इतनी बड़ी दौलत का मालिक बनना पसंद करोगे? लेकिन ये 10 अरब आएगा कहाँ से? भोपाल सिंह खामोश रहा। 2 अरब तो तुम्हारा हिस्सा भी है। 2 त्रिखा का तुम्हें मिल जाएगा जो मर चुका है। बाकी का 6 तुम्हें ही तैयार करना होगा, तभी तो 10 पूरा होगा। 6 का इंतजाम तुमने कैसे करना है? इन तीनों का 6 ही तुम्हें मिल सकता है। मेहनत करो, गोली की आवाज नहीं आनी चाहिए।
बाहर वालों ने सुन ली तो पुलिस आ जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। चाकू वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ, भोपाल सिंह का चेहरा सख्त हो उठा था। चाकू के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना। तीनों को खत्म करो और 10 अरब के मालिक बन जाओ। वैसे भी जितने राजदार कम होंगे, भविष्य में हमें खतरा कम होगा। मैंने ठीक कहा कि गलत? ठीक कहा। जल्दी से काम निपटा देना, देर हुई तो ये गड़बड़ करेंगे। इसके साथ ही दूसरी तरफ से लाइन कट गई। भोपाल सिंह रिसीवर थामे खड़ा रहा। चेहरे पर से सोच के कई रंग गुजर रहे थे। फिर उसने रिसीवर रखा, खुद पर काबू पाया और वापस आ बैठा। उसके साथ खाना खाने लगा। क्या हुआ? अभिनव कालरा बोला। बात की? गुलाटी ने पूछा। हाँ, भोपाल सिंह ने खाना शुरू कर दिया। क्या बोलता है वो? विकास नारंग ने उसे देखा। उसका कहना है कि 1-2 दिन में आकर हिस्से कर देगा। हिस्से करते वक्त उसका पास होना जरूरी है। त्रिखा के हिस्से की बात की, मान गया वो। भोपाल सिंह ने कहा। उसका कहना है कि मैंने तो कुल 10 अरब देना है। 10 अरब को हम में से एक ले ले या सब, इससे उसे कोई मतलब नहीं। मतलब कि 2.25 अरब नहीं, 2.5 अरब के जेवरात हमें मिलेंगे। गुलाटी मुस्कुराया। भोपाल सिंह हंसा। क्यों हंसा? मैं सोच रहा हूं कि त्रिखा के बाद तू डकैती के माल को यहां पहुंचाकर मर जाता तो तेरा हिस्सा भी हमें मिल जाता। साला, तू मरा ही नहीं, जिंदा रहा। भोपाल सिंह की आवाज सामान्य थी। राजेश गुलाटी ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। तू जब त्रिखा की लाश ठिकाने लगाने गया था, तब तू पुलिस की गोली से मर जाता। तेरा हिस्सा मैं ले लेता। मजाक बंद, भोपाल सिंह बोला। वो जो भी है, कल परसों में आएगा, हम सबको हिस्सा देकर अपने 20 अरब के जेवरात ले जाएगा। उसके बाद हम अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। मुझे सोचने दो कि इतना बड़ा माल लेकर मैंने क्या करना है, कहाँ जाना है। अभिनव कालरा कह उठा। तू मेरे साथ चलना, विकास नारंग ने कहा। तेरे साथ? अभिनव कालरा ने उसे देखा। तूने कहाँ जाना है, क्या करना है? वो तो तय कर लूंगा। तेरे को साथ रखने में फायदा है। रात को तेरा गला दबा दूंगा, तेरा वारिस बनकर तेरा माल हड़प लूंगा। तेरा गला दब गया तो? अभिनव कालरा ने उसे घूरा। तो मेरा वारिस तू? बेकार की बातों को छोड़ो, गुलाटी बोला। खाना खाओ, हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बातों के बीच वो खाना भी खाते जा रहे थे। विकास नारंग की छिपी निगाह बार बार भोपाल सिंह पर जा रही थी। खाना खाने के बाद सब उस बड़े कमरे में इधर उधर लेट गए। भोपाल सिंह एक कोने में लेटा, आंखें बंद किए, सिगरेट की कष्ट ले रहा था कि विकास नारंग खामोशी से उसके पास आ गया। भोपाल सिंह ने उसे देखा। विकास नारंग मुस्कुराया। क्या सोच रहे हो? नारंग बोला। यही कि पैसा लेकर कहाँ जाऊं। भोपाल सिंह मुस्कुराया। तेरे को न पता हो तो बता दूं कि मैं सामने वाले के चेहरे को बखूबी पढ़ लेता हूँ। जब हम खाना खा रहे थे और तू अपने बाप से फोन पर बात कर रहा था, तो मैं तेरे को ठीक से सुन तो नहीं सका, लेकिन तेरे चेहरे को पढ़ा। भोपाल सिंह ने लापरवाही से उसे देखा। पढ़ लिया? मजाक मत कर, विकास नारंग गंभीर होकर बोला। तब मैंने तेरे चेहरे पर पढ़ा कि तो कोई हरामीपन करने वाला है, करेगा। उधर से तेरे को क्या बोला उसने? भोपाल सिंह उसे देखने लगा। बता, मेरे को क्या देखता है? विकास नारंग ने उसे घूरा। मैं तो पक्का उसी समय समझ गया था कि तेरे को उधर से कुछ खास बात कही गई है। तभी चेहरों की सुइयां तेजी से उल्टी उल्टी घूमने लगी थी। भोपाल सिंह ने गुलाटी और कालरा पर निगाह मारी। कालरा नींद में आता महसूस हो रहा था, जबकि गुलाटी नींद लेने की कोशिश में करवटें ले रहा था। क्या कहूं तेरे से? भोपाल सिंह ने गहरी सांस ली। कह दे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर त्रिखा गया तो हिस्सा 2 का 2.5 अरब हो गया। अगर 1-2 और चले गए तो हिस्सा 5-5 अरब हो सकता है। भोपाल सिंह का स्वर धीमा था। मतलब कि 5 अरब तेरा, 5 मेरा। अपने काम की बात तो जल्दी समझ जाता है। भोपाल सिंह ने उसे देखा। दोनों में खामोशी रही, एक दूसरे को देखते रहे। ये बात तेरे को उसने कही जिसका फोन आता है? नारनपुरा। त्रिखा का हिस्सा अपने पल्ले आया तो ये सोचा, क्या इरादा है? बात जची? बुरा क्या है? नारंग का स्वर कड़वा हो गया। इनमें अपना रिश्तेदार तो कोई है नहीं,
हो भी तो तब भी कोई बात नहीं। दौलत से ज्यादा तो नहीं होता रिश्तेदार। क्यों, मैंने गलत कहा क्या? ठीक कहा, लेकिन शोर नहीं होना चाहिए गोली चलने का। भोपाल सिंह की आंखों में वहशी भाव चमके। बिना शोर के कैसे जमेगा मामला? गोली से सालों का भेजा उड़ा देते हैं। चाकू से काम लेना पड़ेगा। गोली से शोर होगा, बाहर किसी ने सुना तो पुलिस को फोन जाएगा, पुलिस आएगी, हम पकड़े जाएंगे, अरबों की दौलत भी हाथ से जाएगी। भोपाल सिंह दांत खींचकर कह उठा। बात तो तेरी ठीक है। विकास नारंग ने खतरनाक निगाहों से अभिनव कालरा और गुलाटी को देखा। दोनों खाना खाकर सुस्त हैं। कालरा तो नींद में चला गया लगता है। मौका अच्छा है। नारंग ने भोपाल सिंह को देखा। चाकू से काम करना है? हाँ, मेरे पास तो गुलाटी वाला चाकू है, त्रिखा की लाश से निकाला था। तेज चाकू है, गुलाटी को मैं संभाल लूंगा। मेरे पास चाकू नहीं है। किचन में मैंने चाकू देखा था, सब्जी काटने वाला। उससे क्या होगा? कालरा के गले में घुसेड़ देना, मुंह दबा देना। कालरा कठिन नहीं है, आसानी से संभाला जा सकता है उसे। तब तक मैं गुलाटी से फुर्सत पालूंगा, तेरे काम में हाथ बटा दूंगा। भोपाल सिंह शब्दों को चबाते हुए कह रहा था। समझ गया? लापरवाह मत होना, उसकी चीख नहीं निकलनी चाहिए। नहीं निकलेगी। विकास नारंग के होठों से दबी दबी गुर्राहट निकली। मैं चाकू लेकर आता हूँ। कहने के साथ ही वो आहिस्ता से उठा और किचन की तरफ बढ़ गया। भोपाल सिंह ने कालरा और गुलाटी को देखा। मौका अच्छा था। उसने चाकू निकाला और खोल लिया। दो नहीं, वो तीनों को ही साफ कर देना चाहता था। दोनों के बाद उसका इरादा फौरन विकास नारंग को भी खत्म कर देने का था। दबे पांव विकास नारंग वापस आया। उसके हाथ खाली थे, परंतु आते ही उसने अपनी जेब की तरफ इशारा किया कि सब ठीक है, चाकू ले आया है। भोपाल सिंह उठा। आंखों ही आंखों में इशारे हुए। नारंग दबे पांव नींद में डूबे कालरा की तरफ बढ़ा। भोपाल सिंह चाकू थामे गुलाटी के सिर पर जा पहुंचा। आंखों में वहशी भाव नजर आ रहे थे। गुलाटी आंखें बंद किए लेटा था। बहुत ही ज्यादा फुर्ती दिखाई भोपाल सिंह ने। एक हाथ उसने गुलाटी के बंद होठों पर टिकाया। चौंक कर गुलाटी ने आंखें खोली कि उसी पर चाकू के दांतों वाली साइड गुलाटी के गले पर तेजी से फेर दी। गुलाटी जोरों से तड़पा। उसका शरीर उछलने को हुआ। भोपाल सिंह ने उसके होठों पर हथेली टिकाई रखी और चाकू का दूसरा वार ठीक उसके दिल वाले हिस्से पर किया। आखिरी तड़पन हुई गुलाटी के शरीर में, फिर वो शांत पड़ गया। आंखें फटी हुई थी गुलाटी की। वो उस पर झुका हुआ था तो उसे लग रहा था जैसे गुलाटी उसे ही घूर रहा हो। भोपाल सिंह ने उसके दिल में धंसा चाकू खींचकर बाहर निकाला। चाकू का फल खून में डूबा लाल सुर्ख हो रहा था। दरिंदा बना हुआ था भोपाल सिंह। चाकू खून से सने फल से ही उसने गुलाटी की खुली फटी आंखों को बंद किया। दिल वाले हिस्से से तेजी से खून बाहर निकलने लगा था। गला खून से इस तरह लाल सुर्ख हो गया था कि पता नहीं चल रहा था कि गले के किस हिस्से को काटा गया है। पीछे मध्यम सी आहट हुई। भोपाल सिंह फुर्ती से पलटा। अभिनव कालरा को खत्म करने के बाद विकास नारंग उसके सिर पर आ पहुंचा था, हाथ में छोटा सा चाकू जो कि खून में डूबा था। चाकू वाला वो हाथ उसने सिर से ऊपर उठा रखा था। अगर भोपाल सिंह को पलटने में 2 पलों की भी देरी हो जाती तो वो छोटा चाकू उसके जिस्म के किसी हिस्से में प्रवेश कर जाना था, लेकिन बचाव हो गया। अभी तो नारंग के हाथ में दबे चाकू का नीचे आना शुरू ही हुआ था। भोपाल सिंह ने बायां हाथ ऊपर उठाया और फौरन उसकी चाकू वाली कलाई थाम ली। दोनों ने पागलों के से अंदाज में एक दूसरे को देखा। भोपाल सिंह के चेहरे पर दरिंदगी से भरी मुस्कान उभरी। क्यों? भोपाल सिंह ने मौत से भरे भाव में कहा। पूरे 10 अरब का मालिक बनना चाहता है? साले, वो तो मैं बनूंगा। मेरे को मारता है, मेरी जान लेना चाहता था। इसके साथ ही उसके हाथ में दबा खून से सना चाकू पूरा का पूरा विकास नारंग के पेट में धंसता चला गया। विकास नारंग की आंखें फैल गईं। तीव्र झटके के साथ भोपाल सिंह ने चाकू बाहर निकाला और दूसरा वार उसके गले पर किया। गले में चाकू का वार इस तरह किया कि चाकू का फल पीछे से निकलकर नजर आने लगा। भोपाल सिंह ने उसकी चाकू वाली कलाई छोड़ी तो वो पीठ के बल नीचे जा गिरा। वहीं खड़ा भोपाल सिंह उसे देखता रहा। पागलों जैसा लग रहा था इस वक्त वो। कुछ देर तड़पने वाले ढंग से विकास नारंग का शरीर
हौले हौले हिलता रहा, फिर शांत पड़ गया। हरामजादा, भोपाल सिंह ने आगे बढ़कर नारंग के मृत शरीर को ठोकर मारी। मेरे को मारकर 10 अरब पा लेना चाहता था। मर साले, तुम सब का हिस्सा मेरा है। 10 अरब राजाओं की जिंदगी होगी अब मेरी। होठों ही होठों में जाने क्या बड़बड़ाता रहा वो। बाथरूम में गया, खून में डूबे हाथ धोने लगा। जहां जहां खून के छींटे पड़े थे वो भी साफ करने लगा। अब पहले की तरह दरिंदा नहीं लग रहा था। वो बहुत हद तक सामान्य था। उसका चेहरा आवेश के तूफान से बाहर आ चुका था। वो 10 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आ गया। तीनों लाशों पर नजर मारते हुए उसने सिगरेट सुलगाई। कमरे में हर तरफ खून ही खून बिखरा नजर आ रहा था। सिगरेट सुलगाते हुए उसने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो जानता था कि ऐसा होता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इन लाशों को देखने की अभी आदत पड़ जाएगी। तभी फोन की बेल बजी। भोपाल सिंह चौंका। तेजी से सांसें दौड़ने लगी। जब विश्वास हुआ कि फोन की बेल बज रही है तो राहत सी महसूस की। आगे बढ़ा और फोन के पास पहुंचकर रिसीवर उठाया। हेलो। भोपाल सिंह को अपनी आवाज पराई सी लगी। गुड। उसके कानों में शांत हंसी वाली आवाज पड़ी। तुमने तो बहुत तेजी दिखाई। मैंने तीनों को खत्म। तुम लोगों की आवाज सुनी थी मैंने और समझ गया कि तुमने काम कर दिया है। 10 अरब मेरे? हाँ, तुम्हारे खरे। मैं मिलूंगा तुमसे। कब? आज ही आऊंगा तुमसे मिलने। 10 अरब तुम्हें दूंगा, बाकी मैं ले जाऊंगा। तुम सच में बहुत काम के आदमी हो। भोपाल सिंह इज ग्रेट मैन। तो थैंक यू साहब जी। भोपाल सिंह की आवाज अपने काबू में नहीं थी। तुमने कितनी आसानी से 7.5 अरब कमा लिए। जानते हो ये कितनी बड़ी दौलत होती है? हाँ। नहीं जानते। हाँ तो कह रहे हो, लेकिन जानते नहीं। जब हाथ में आएगी, इस्तेमाल करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी दौलत होती है। मैं आज ही तुमसे मिलने आऊंगा। घबराहट थी, परंतु उसकी हालत काबू में थी। वो आगे बढ़ा, कहने के साथ ही उधर से फोन बंद कर दिया गया। भोपाल सिंह ने रिसीवर रखा। चेहरे पर थकान और कुर्सी पर बैठने के बाद उंगलियों में फंसी सिगरेट से कष्ट देने लगा। चेहरे पर थकान थी, कुर्सी पर बैठने के बाद उंगलियों में फंसी सिगरेट से कष्ट लेने लगा। अंधेरा घिर चुका था। शाम ढलने लगी थी। रात के 9 बज रहे थे। भोपाल सिंह ने लाइट नहीं जलाई थी। अंधेरे में ही बैठा हुआ था। उसके हाथ की उंगलियों में सुलगती सिगरेट दबी थी। कश खींचने पर सिगरेट अंगारे समान दहक उठती थी। दिन भर से कालरा, नारंग और गुलाटी की खून में डूबी लाशें देख देखकर वो थक गया था। इस माहौल से उकताहट होने लगी थी। अंधेरा घिरा तो चैन की सांस ली कि अब लाशें नजर नहीं आएंगी। लाइट भी इसी कारण नहीं जलाई थी कि फिर सामने पड़ी लाशें ही नजर आने लगेंगी। उसे इंतजार था उसका, जिसके इशारे पर डकैती की गई। उसने कहा कि वो आएगा आज। इंतजार करते करते देर हो गई थी। आया नहीं वो। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। मध्यम सी आवाज उभरी। भोपाल सिंह सोचों में से बाहर निकला। नजर दरवाजे की तरफ उठी। पुनः धीमे से दरवाजा थपथपाया गया। भोपाल सिंह उठा। अंधेरे में ही नीचे पड़ा नारंग के मृत शरीर से बचकर दरवाजे तक पहुंचा। कौन? भोपाल सिंह के होठों से खरखराता स्वर निकला। मैं। भोपाल सिंह ने फौरन उस आवाज को पहचाना। दिल जोरों से धड़का। फौरन ही हाथों को बढ़ाकर सिटिकनी हटाई और दोनों पल्ले खोल दिए। बाहर भी अंधेरा, भीतर भी अंधेरा। वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। साया सा लग रहा था वो। सामने वो खड़ा था। चौड़ा आकार था उसका। कैसे हो भोपाल सिंह? वो ही स्वर कानों में पड़ा। अच्छा हूं। भोपाल सिंह की आवाज लड़खड़ाई। बहुत अच्छा काम किया तूने। एक ही झटके में तीनों को साफ कर दिया। कहां से सीखा ये सब? भोपाल सिंह से कुछ कहते न बना। वो बोला, मैं लाइट चलाता हूं। रहने दो, मुझे लाशें देखने की आदत नहीं है। 30 अरब के जेवरातों को कहाँ रखा है? उधर चादर में बंधे हुए हैं। दिखाओ मुझे। भोपाल सिंह पलटकर कमरे के भीतर की तरफ गया। आने वाले के हाथ में छोटी सी पेंसिल टॉर्च की रोशनी चमक उठी, जो कि लकीर की भांति सीधी पड़ रही थी। उसी रोशनी में नीचे पड़ी लाश से बचते हुए वो भोपाल सिंह के पीछे कमरे में एक तरफ पड़ी गठरी तक पहुंचा। इसमें है वो जेवरात। उस लकीर जैसी रोशनी में उसने गठरी में
एक तरफ हाथ मारकर देखा, तसल्ली की कि उसमें जेवरात ही हैं। टॉर्च की उस रेखा जैसी लकीर में उस व्यक्ति का चेहरा क्या, शरीर का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। वो काला काला साया सा लग रहा था। बहुत हिफाजत से रखे 30 अरब के जेवरात। गुड, इसे उठाओ, बाहर खड़ी मेरी कार में रखो। गठरी भारी है, मैं भी हाथ लगाता हूँ इसे उठाने में। लेकिन मेरा हिस्सा? तुम मेरे साथ चल रहे हो, आराम से बैठेंगे, बोतल खोलेंगे, पिएंगे, तुम्हारा हिस्सा भी अलग हो जाएगा। मेरे को कोई ऐतराज नहीं। कहो तो अभी तुम्हारा हिस्सा निकाल। ठीक है, भोपाल सिंह बोला, मैं आपके साथ चलता हूँ। यहाँ ये लाशें मुझे परेशान करती हैं। बेवकूफ वाली बात करते हो। लाशें कहाँ परेशान करती हैं? आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे मुझे? क्यों नहीं, जरूर देखना, मेरे साथ ही तो चल रहे हो तुम। भोपाल सिंह जबकि अभी उसका चेहरा देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन दोबारा नहीं कहा। चेहरा देखने के लिए जोर नहीं दिया। उसके बाद दोनों 30 अरब के जेवरातों की गठरी उठाने लगे। भारी थी वो, परंतु दोनों ने उठा ली। मेहनत लगी, दोनों ही कुछ थक गए थे उस गठरी को बाहर खड़ी कार तक ले जाने में। बाहर पास ही कार खड़ी थी, सामने वाहनों की चलती सड़क थी। कोई देखता उन्हें तो भी शक नहीं करता। गठरी को कार की पीछे वाली सीट पर रख दिया। बड़ी कार थी, गठरी आसानी से भीतर आ गई। दरवाजा बंद करके उसने कार लॉक की और भोपाल सिंह से बोला, भीतर चलो। भीतर? भीतर क्या करना है? आओ, देख लेना। मैं वहां ऐसा कुछ नहीं छोड़ना चाहता कि पुलिस बाद में तुम तक पहुंच सके। कहने के साथ ही वो व्यक्ति पलटकर मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। भोपाल सिंह उसके साथ उसके पीछे था। दोनों खुले दरवाजे से भीतर पहुंचे। लाइट जलाऊं? भोपाल सिंह बोला। जरूरत नहीं। उस व्यक्ति का स्वर मुस्कुराहट से भर गया। अंधेरा ही काफी है। भोपाल सिंह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कम से कम इस जन्म में तो तेरा किया मैं उतार नहीं सकता। अगले जन्म में ही ये उधार चुका पाऊंगा। क्या मतलब? मैं? भोपाल सिंह ने कहना चाहा। तुम 3 को मारकर 10 के मालिक बन जाना चाहते हो। 7.5 अरब एक ही झटके में कमा लेना चाहते हो। मैं तो 1 को मारकर 10 अरब पालूंगा। हर तरफ से मेरे लिए फायदे का ही सौदा है। कहते हुए उसकी आवाज में क्रूरता के भाव आ गए। भोपाल सिंह नहीं देख पाया कि साइलेंसर लगी रिवॉल्वर कब से उसके हाथ में दबी हुई थी। बात पूरी होते ही हाथ में दबी रिवॉल्वर से तेज रोशनी के साथ शोला निकला और भोपाल सिंह की छाती में जा लगा। भोपाल सिंह तीव्र झटके के साथ पीछे जा गिरा। रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा होने की वजह से रिवॉल्वर से चांटे जैसी आवाज उभरी थी। वो देख रहा था अंधेरे में भी कि भोपाल सिंह कहाँ गिरा है। उसकी कराहटें भी उसके कानों में पड़ रही थी। वो आगे बढ़ा, पास पहुंचा, झुका, रिवॉल्वर की नाल भोपाल सिंह के सिर से लगा दी। नहीं, भोपाल सिंह ने पीड़ा भरे स्वर में कहना चाहा। तभी गोली चली। चांटे जैसी आवाज पुनः उभरी। गोली भोपाल सिंह के सिर में प्रवेश करके खोपड़ी की हड्डी को तोड़ती हुई बाहर जाकर कहीं छिटक गई। भोपाल सिंह का तड़पना उसी पल बंद हो गया था। मर गया था वो व्यक्ति सीधा हुआ और साइलेंसर लगी रिवॉल्वर अपने कपड़ों में डालने के पश्चात पलटा और दरवाजे से निकलकर बाहर खड़ी कार की तरफ बढ़ गया, जिसमें 30 अरब के जेवरात पड़े थे। देखते ही देखते वो कार में बैठा। कार स्टार्ट की, हेडलाइट जली, फिर कार आगे बढ़ी और सड़क पर जाते ट्रैफिक का हिस्सा बन गई। पीछे वो मकान अंधेरे में डूबा पड़ा था। दरवाजा खुला था। उन 4 लोगों की लाशें भीतर पड़ी थी, जिन्होंने डकैती डाली थी, जिन्हें पुलिस शहर भर में तलाश कर रही थी। पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तब शाम होने वाली थी जब देवराज चौहान परवेश गोदरा के फ्लैट पर पहुंचा था। वो इस बात के प्रति बेहद सावधान था कि आसपास पुलिस वाले न हों। रूपा ईरानी ने वानखेड़े को सबके बारे में बता दिया था। ऐसे में हो सकता था कि पुलिस वाले गोदरा के घर पर हों या करीब ही कहीं नजर रख रहे हों, लेकिन ऐसा कोई खतरा उसे महसूस नहीं हुआ। गोदरा ही नहीं, कमल शर्मा भी वहीं मिला। देवराज चौहान को वहां पाकर गोदरा चौंका, फिर संभल गया। तुम यहाँ? उसके भीतर प्रवेश करते ही गोदरा दरवाजा बंद करते हुए बोला, वानखेड़े तुम्हारे बारे में जानता है। वो या पुलिस यहाँ आ सकती है, तुम सावधान रहना। देवराज चौहान बोला, क्या किया जा सकता है?
सावधानी हूँ। रूपा के बयान पर वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा हमारा। गोदरा गंभीर स्वर में कह उठा। रणवीर भंडारी आया था 2 घंटे पहले। देवराज चौहान की निगाह गोदरा पर जा टिकी। वो अपना हिस्सा मांग रहा था। 2 अरब तुमने उसे देने को कहा था, लेकिन वो मरने वाली हालत में था और कह रहा था कि 50 करोड़ ही दे दो ताकि बाजार का उधार चुकाकर बच सके। मैंने की है डकैती? देवराज चौहान का स्वर शांत था। नहीं तो कहां से दे दूं? देवराज चौहान की आवाज तीखी हुई। मैंने तो वो बताया है जो उसने मुझे कहा। इस ढंग से ना कहो कि जैसे मैं उसका देनदार हूं। बात यही थी कि अगर डकैती सफल रही तो 2 अरब का हिस्सा उसे मिल जाएगा। हम डकैती नहीं कर सके, कोई दूसरा कर गया। बताया नहीं उसे? मैं कैसे बताता? वो ये बात तो नहीं जानता कि मैं डकैती में तुम्हारे साथ हूं। गोदरा ने गहरी सांस ली। तुम कैसे आए? कमल शर्मा कह उठा। देवराज चौहान की नजरें गोदरा पर जा टिकी। तुम अपनी तस्वीर दो। देवराज चौहान ने शर्मा को देखा। तुम्हारी तस्वीर भी चाहिए। तस्वीर की क्या जरूरत पड़? गोदरा ने कहना चाहा। मेरे पास कोई ऐसा आदमी है जो उस गद्दार को पहचान सकता है। देवराज चौहान ने कहा। उसे तस्वीरें दिखानी है कि वो गद्दार को पहचान सके। रूपा ईरानी की तस्वीर भी चाहिए। वो मॉडल है। किसी मैगजीन में उसकी तस्वीर। मेरे पास शर्मा और रूपा की तस्वीरें हैं। गोदरा ने गंभीर स्वर में कहा। रणवीर भंडारी की तस्वीर कहां से मिल पाएगी? परवेश गोदरा ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। भंडारी की तस्वीर भी है, कुछ फोटोग्राफ्स हैं। चल जाएगा, दो मुझे। मेरा यहाँ रुकना खतरनाक है। गोदरा पीछे वाले कमरे की तरफ पलट गया। कमल शर्मा की नजरें देवराज चौहान पर थी। कौन है वो जो गद्दार को पहचान सकता है? तुम्हें फिक्र हो रही है? मुझे क्यों फिक्र होने लगी? शर्मा ने शांत स्वर में कहा। मैंने तो यूं ही पूछा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। गोदरा एक एल्बम लेकर वहां आ गया था। एल्बम से तस्वीरें छांटकर देवराज चौहान को दी। एक तस्वीर में वो शर्मा के साथ था। तस्वीर में लग रहा था कि वो किसी पहाड़ी जगह पर घूमने गए थे। वहां पर यह तस्वीर ली गई थी। दूसरी में गोदरा रूपा ईरानी के साथ था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था, मुस्कुरा रहे थे। तीसरी तस्वीर में गोदरा रणवीर भंडारी के साथ था। दोनों ज्वेलरी शोरूम में बैठे कमरे की तरफ देख रहे थे। पास ही टेबल पर ग्लास में 2 कोल्ड ड्रिंक रखी थी। देवराज चौहान ने तीनों तस्वीरें जेब में रखी। जा रहे हो? गोदरा कह उठा। देवराज चौहान ने उसे देखा। अगर, गोदरा ने थके धीमे स्वर में कहा, डकैती का पैसा हाथ लग गया तो हमें कुछ मिलेगा? मिलेगा, देवराज चौहान पलटते हुए बोला। 30 अरब के पूरे जेवरात हाथ लग गए तो तयशुदा पूरा हिस्सा मिलेगा। कम हाथ लगा तो उसी हिसाब से हिस्सा मिल पाएगा। नहीं कुछ मिला तो मैं मिलने भी नहीं आऊंगा। गोदरा गहरी सांस लेकर रह गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? डकैती के अरबों के जेवरात मिलेंगे हमें? कमल शर्मा ने एकाएक पूछा। मालूम नहीं। देवराज चौहान पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उनके देखते ही देखते देवराज चौहान ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। दोनों के चेहरों से ऐसा लग रहा था जैसे देवराज चौहान नहीं, अरबों की दौलत चाह रही हो। कमल शर्मा बेचैन सा नजर आने लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मिलेगा हमें पैसा? हमें तो तब मिलेगा जब देवराज चौहान उस दौलत को पा सकेगा। परवेश गोदरा जैसे खुद को तैयार कर रहा था कि एक बार फिर से जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करनी है। मैंने तो आज तक गए पैसे को वापस आते देखा नहीं। देखते हैं कि ये पैसा देवराज चौहान पा लेता है या नहीं। देवराज चौहान का बंगला तुमने भी देखा है, मैंने भी देखा है। तो गोदरा ने कमल शर्मा को देखा। अगर देवराज चौहान की खबर न मिली, वो हमसे न मिला, तो देवराज चौहान के बंगले पर जाकर उससे पूछ सकते हैं कि कहीं उसे दौलत मिल गई हो परंतु वो हमें देना भूल गया हो। मालूम नहीं क्या होता है, ये बात की बातें हैं। इस वक्त आराम करने दो, सोचने दो मुझे कि मैं बेवकूफ़ी की तरह क्यों देवराज चौहान के साथ डकैती में शामिल हो गया था। मेरा काम तो जौहरियों के यहाँ जेवरातों को परखना और ग्राहकों को खरीदारी के लिए पटाना था। दिमाग खराब हो गया था मेरा। गोदरा मुंह बनाकर कह उठा। रूपा ने ठीक कहा था तब कि इस काम में हाथ न डालूं। ये खतरनाक काम है, मेरे बस का नहीं।
लेकिन लालच मेरे सिर पर सवार था। मेरे ख्याल में हमें इस बात पर ही तसल्ली कर लेनी चाहिए कि पुलिस से बच गए। अभी तक तो पुलिस के पास हमारे खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं कि वो हमें क्या पता हो। शर्मा ने टोका। होता तो पुलिस ने भूखे कुत्ते की तरह हम पर टूट पड़ना था। कब का पुलिस ने हमें गिरफ्तार तो हम अभी भी हो सकते हैं। मैडम ईरानी ने मुंह फाड़ दिया है। शर्मा तीखे स्वर में कह उठा। गोदरा ने शर्मा को देखा। आया था उसका फोन? क्या बोली? शादी करने की तारीख पक्का करना चाहती थी। गोदरा बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। शादी की तारीख? कमल शर्मा उखड़े स्वर में भड़क उठा। यहाँ अपने बाजे बज रहे हैं और वो तो तुमने क्या कहा? टाल दिया। पास में फूटी कौड़ी नहीं। ऐसी शादी कैसे होगी? मैंने तो डकैती से मिलने वाली दौलत के भरोसे उसे शादी के लिए हाँ की थी। वैसे भी वो नशेड़ी है, स्मैक लेती है, दिल की अच्छी है, परंतु तभी बाहर आहट मिली। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। कुछ मिनट पहले ही देवराज चौहान बाहर गया था। दरवाजा खुला ही था अभी कि चौखट पर दोनों ने वानखेड़े को रुकते पाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर वानखेड़े को। पहले उन्होंने कभी वानखेड़े को नहीं देखा था। कौन हो तुम? वानखेड़े, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। वानखेड़े ने शांत निगाहों से देखते हुए कहा और भीतर आ गया। परवेश गोदरा और कमल शर्मा एकाएक वानखेड़े को सामने पाकर ठगे से रह गए थे। खुद को जल्दी ही संभालने की चेष्टा करता परवेश गोदरा कह उठा। कौन इंस्पेक्टर वानखेड़े? इस तरह भीतर कैसे आ गए? वानखेड़े मुस्कुराया। पास आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला। अब ये मत कहना कि रूपा ईरानी तुमसे मिली नहीं। शायद ना मिली हो, लेकिन अब तक फोन पर तो बात हो ही चुकी होगी कि वो मुझे सब बता चुकी है। ये बात तुम जानते ही हो। रूपा ईरानी से बात कराऊं क्या? उधर फोन रखा है। क्या किया है हमने? शर्मा ने स्वर को सामान्य रखते हुए कहा। गोदरा ने फोन को देखा, फिर वानखेड़े को। मैं कहूं या रूपा ईरानी के मुंह से कहलवाऊं? परवेश गोदरा ने तीखी निगाहों से वानखेड़े को देखा। बात बात पर रूपा का नाम क्यों ले रहे हो तुम? तो तुम परवेश गोदरा हो, क्योंकि तुमने रूपा का नाम बहुत अपनेपन से लिया। और ये कमल शर्मा, वानखेड़े ने शांत स्वर में कहते हुए सिर हिलाया। रूपा ईरानी का नाम मैं बार बार लेकर तुम दोनों को ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरे से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। जितना छिपाओगे उतना ही फंसोगे। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात के ठीक से जवाब ना दिए तो मैं तुम लोगों को गिरफ्तार कर लूंगा। मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ सबूत है। वो वीडियो कैसेट है जो डकैती के वक्त हॉल में चल रही थी। जरूरत पड़ने पर और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। ये मत सोचो कि रूपा ईरानी अपने कहे शब्दों से पीछे हट जाएगी। उसका बयान तुम दोनों को फंसाने के लिए बहुत है। परवेश गोदरा शांत निगाहों से वानखेड़े को देखता रहा। कमल शर्मा परेशान सा नजर आने लगा। काम की बात करो, गोदरा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या चाहते हो? हर उस बात की जानकारी जो तुम लोगों को है। तुमने कहा कि तुम्हें हम लोगों की जरूरत नहीं है, तो किसकी जरूरत है? जिन्होंने डकैती की, जो 30 अरब के जेवरात ले गए। मेरी पहली जरूरत उन्हें पकड़ना है, इसलिए तुम लोग खुद को बचा सकते हो मेरी बातों का जवाब देकर। वानखेड़े ने सख्त स्वर में कहा। जो लोग डकैती कर गए हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। गोदरा सिर हिलाकर बोला। वानखेड़े कुछ कहने लगा कि कमल शर्मा कह उठा। शायद देवराज चौहान जान गया हो। वानखेड़े की नजरें सिकुड़ी। वो शर्मा को देखने लगा। क्या मतलब? कुछ कुछ देर पहले देवराज चौहान यहाँ आया था। वो? कितनी देर पहले? वानखेड़े चौंका। तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले वो यहाँ से गया है, शर्मा ही बोला। 5 मिनट? वानखेड़े ने गहरी सांस ली। मतलब कि मैं 5 मिनट पहले आ जाता तो? खैर, क्या बताने जा रहे थे तुम? कमल शर्मा ने गोदरा को देखा। गोदरा मुंह फेरे बैठा था। उसे मत देखो, मेरे से बात करो, वानखेड़े ने सख्त स्वर में टोका। देखते रहो उसे, गोदरा ने वानखेड़े से कहा। मैं उसे कुछ कहने से रोक नहीं रहा। वानखेड़े की नजरें शर्मा पर थी। वो मेरी, गोदरा, रूपा ईरानी और रणवीर भंडारी की तस्वीरें ले गया है। कह रहा था कि उसके पास कोई है
जो उस गद्दार को पहचान सकता है। तस्वीरें देखकर वो बता देगा कि हम में से गद्दार कौन है। इस पर भी तुम यहाँ बैठे हो? वानखेड़े गंभीर स्वर में बोला। क्या दिक्कत है हमारे यहाँ बैठने में? गोदरा ने उसे देखा। देवराज चौहान गद्दार के बारे में जानकर वापस आएगा। वो? इंस्पेक्टर साहब, गोदरा मुंह बनाकर बोला, आप गलत कोशिश कर रहे हैं। ये तो जाहिर है कि जिसने देवराज चौहान से गद्दारी की है वो उन लोगों को जानता है जो डकैती कर गए हैं, लेकिन वो हम नहीं हैं। अगर आप हमारे द्वारा डकैती करने वालों तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं तो कोशिश बेकार रहेगी। तुम तो समझदार निकले, मेरी बात फौरन समझ गए। गोदरा वानखेड़े को देखता रहा। देवराज चौहान ने बताया कि कौन गद्दार को पहचान सकता है? वानखेड़े ने शर्मा से कहा, नहीं, इस बारे में उसने कोई बात नहीं की। वो तस्वीरें लेकर चला गया। तुम दोनों के अलावा रूपा ईरानी और रणवीर भंडारी की तस्वीरें। ये रणवीर भंडारी कैसा आदमी है? वानखेड़े ने बारी बारी दोनों को देखा। वो सब जानता था कि देवराज चौहान क्या करने चाह रहा है। ये भी तो हो सकता है कि जिसने देवराज चौहान की पीठ पर छुरा घोंपा हो। जो भी होगा सामने आ जाएगा, शर्मा बोला। रणवीर भंडारी हमसे बहुत कम जानता था, इसी तरह रूपा भी हमसे कम ही जानती थी। गोदरा गहरी सांस लेकर कह उठा, यानी कि गद्दारी करने के लिए हम दोनों या दोनों में से कोई एक ज्यादा उपयुक्त रहा है। अगर हमने देवराज चौहान से गद्दारी जैसी हरकत की है, वो हमारी तस्वीरें ले गया है। मालूम हो जाएगा कि किसने सारी गड़बड़ की है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मालूम है कि देवराज चौहान कहाँ होगा? वानखेड़े ने पूछा। नहीं, देवराज चौहान के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, गोदरा बोला। हमें नहीं मालूम कि वो यहाँ से कहाँ गया। ऐसी कोई बात जो पुलिस न जानती हो? दो पल की चुप्पी रही, फिर गोदरा ही बोला। डकैती के वक्त बाहर जो दो बारूद मैन थे वो नहीं थे जिन्हें देवराज चौहान ने अपनी योजना में फिट करते हुए वहां पहुंचने को कहा था। देवराज चौहान ने आज सुबह अखबार में जीवनलाल नाम के उस बारूद मैन की तस्वीर देखी जो पकड़ा गया था, तो ये बात सामने आई। तुम कहना चाहते हो कि जिन लोगों ने बाहर पुलिस को बारूद की विस्फोट की धमकी देनी थी वो नहीं पहुंचे, बल्कि उसके बदले दूसरे ही चेहरे वहां पहुंचे। ये बात देवराज चौहान को अखबार से पता चली? हाँ, इसका मतलब देवराज चौहान उनको तलाश कर रहा होगा जिन्होंने उसका ये काम करना था। उनसे ये मालूम करना चाहता होगा कि वो उसके काम के लिए वहां क्यों नहीं पहुंचे। किसी ने उन्हें रोका क्या? ओह, इस तरह देवराज चौहान उन डकैती करने वालों तक पहुंच सकता है। देवराज चौहान ने कुछ बताया कि किन लोगों ने उसका ये काम करना था? नहीं, इस बारे में देवराज चौहान ने हमसे कोई बात नहीं की। ये ठीक है कि हम डकैती में उसके साथ थे, लेकिन इस पर भी वो हमसे वो ही बात करता था जिसका वास्ता हमसे होता था, कमल शर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। वानखेड़े ने कष्ट लिया। गंभीर सोच भरी निगाहों से बारी बारी दोनों को देख लेता था। आपने जो पूछा उसका हम सही और सच जवाब दे रहे हैं। कमल शर्मा का स्वर धीमा था। तो हमसे जो हुआ गलती की वजह से हुआ। हम भटक गए थे। शायद देवराज चौहान के सामने आ जाने की वजह से हमें अपने अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहा। हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि फिर कभी गैर कानूनी हरकत नहीं करेंगे। मतलब कि तुम लोगों को छोड़ दूं? वानखेड़े ने कठोर निगाहों से उन्हें देखा। कमल शर्मा और गोदरा खामोश रहे। गैर कानूनी काम गलती से ही होते हैं, इसमें माफी की गुंजाइश नहीं रहती। वानखेड़े ने उन्हें घूरा। इस डकैती की जिम्मेवार तुम लोग ही हो। देवराज चौहान ही है, कोई दूसरा कर गया, ये जुदा बात है। हो सकता है इस वक्त मैं तुम लोगों की ही तलाश कर रहा होता अगर डकैती करने के लिए कोई दूसरा तुम लोगों में ना आ पाता। वे चुप रहे। तुम दोनों या रूपा ईरानी मुझे इसलिए मिल गई कि डकैती तुम लोग नहीं कर सके। अगर तुम लोगों ने ही डकैती की होती तो मेरे हाथ आते क्या? वानखेड़े की आवाज बेहद कठोर थी। हर पुलिस वाला मेरे जैसा नहीं होता। दूसरा होता तो पहले तुम दोनों को अंदर बंद करता, उसके बाद बात करता। छूटने की बात तो दूर, तुम दोनों इस बात के लिए हाथ जोड़ रहे होते कि पुलिस अपनी डंडेबाजी रोक दे। जो सबूत हैं
बाकी के तैयार कर लिए जाते। डकैती के जुर्म में सारी जिंदगी तुम लोगों की जेल में बीतनी थी, लेकिन मैं तुम दोनों को ही छोड़ रहा हूँ। दोनों ने ही वानखेड़े की बात पर राहत की सांस ली। हो तो तुम लोग नंबरी हरामी, वरना शरीफ लोग डकैती जैसे काम में हाथ नहीं डालते, सोचते भी नहीं। लेकिन एक मौका मैं तुम लोगों को शरीफ बनने का दूंगा। अगर बाकी की जिंदगी तुम लोगों ने शराफत से नहीं बिताई, तो तुम लोगों को इस डकैती में हाथ होने का जुर्म खोलकर भी अदालत में रख लूंगा। हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। गोदरा ने गहरी सांस लेकर आभार भरे स्वर में कहा। ये तो वक्त बताएगा, वानखेड़े कड़वे स्वर में कहते हुए खड़े होते हुए कहा। याद रखना, आज के बाद हर वक्त मेरी नजर तुम दोनों पर रहेगी। गलत काम करके देखना, उसी वक्त गर्दन मेरे हाथ में होगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, शर्मा बोला। हम गलत काम करेंगे ही नहीं। वानखेड़े ने खा जाने वाली नजरों से दोनों को देखा। तुम दोनों में से किसी ने देवराज चौहान से गद्दारी की? पूछा वानखेड़े ने। नहीं, शर्मा ने इनकार में सिर हिलाया। ये क्यों पूछा? गोदरा ने वानखेड़े को देखा। इसलिए कि देवराज चौहान तुम लोगों की तस्वीरें लेकर ऐसे व्यक्ति के पास गया है जो गद्दार को पहचानता है। तुम दोनों में से किसी तस्वीर पर उस व्यक्ति ने हाथ रख दिया, तो फिर तुम्हारा देवराज चौहान से बच पाना कठिन है। वो अभी पलट कर आएगा और गोली मार देगा। ऐसे में मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। कुछ पल खामोशी रही वहां। मेरे ख्याल में देवराज चौहान को इस काम के लिए हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। परवेश गोदरा ने गंभीर स्वर में कहा। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ, फिर आऊंगा या फोन करूंगा। कहते हुए वानखेड़े ने अपना कार्ड निकालकर सोफे पर रख दिया। अगर इस मामले में पुलिस के लिए कोई काम की खबर हो तो फोन कर देना। मुझे मालूम हो गया कि काम की खबर होते ही तुम लोगों ने मुझे खबर नहीं की, तो तब अपने आप को इस मामले में गिरफ्तार समझना। 10 सालों से कम की जेल नहीं होगी। वानखेड़े के दांत खिंच गए। दोनों ने सहमति से सिर हिलाया। हम पर विश्वास रखिए इंस्पेक्टर साहब, गोदरा गंभीर स्वर में बोला। आप जो कहेंगे हम वो ही करेंगे। वानखेड़े ने खा जाने वाली निगाहों से दोनों को देखा, फिर पलटकर बाहर निकल गया। कमल शर्मा गिरने वाले ढंग से कुर्सी पर जा बैठा। गोदरा ने सिगरेट सुलगाई और टहलने लगा। बच गए। शर्मा ने गहरी सांस ली। हम इतने बड़े जुर्म के भागीदार रहे और इंस्पेक्टर वानखेड़े ने हमें गिरफ्तार नहीं किया। उसने समझदारी से काम लिया। परवेश गोदरा ने गंभीरता से कहा। कैसे? वो जानता है कि हमें सजा दिलाकर कुछ हासिल नहीं होगा। वार्निंग देकर छोड़ दिया। उसे सिर्फ डकैती करने वालों की तलाश है, 30 अरब के जेवरातों की तलाश है। इधर उधर की बातों में पड़कर वो वक्त नहीं गंवाना चाहता। ऐसे पुलिस वाले अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। अगर हमने गैर कानूनी काम किया तो वानखेड़े हमें बुरी तरह रगड़ देगा। हम गैर कानूनी काम करेंगे ही नहीं। एक बार गलती हो गई सो हो गई। गोदरा ने शर्मा को देखा। बाकी की जिंदगी पहले की तरह हम शराफत से बिताएंगे। मेहनत करके ही जिंदगी निकालनी है। हराम का माल हमें बचेगा नहीं। कोशिश करके देख लिया, शायद कोई नई खबर मिले। कैसी खबर? देवराज चौहान तस्वीरें लेकर गया है, जिसे दिखाएगा वो जाने किसे गद्दार कहे, किसकी तस्वीर पर उंगली रखे। गोदरा ने आगे बढ़कर वानखेड़े का रखा कार्ड उठा लिया। तूने गद्दारी की? गोदरा बोला। नहीं, मैंने भी नहीं की। मस्त है, हमें फिक्र नहीं करना चाहिए। गोदरा ने गहरी सांस ली। देवी ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अगर वो 35 लाख लेकर न भागी होती तो उन पैसों से मैं कोई काम करने की कोशिश कर सकता था। जेवरातों की छोटी सी दुकान शुरू करने की कोशिश कर सकता था। हर तरफ से रगड़ा गया मैं। शर्मा ने गंभीर नजरों से गोदरा को देखा। मेरा तो परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ पैसा भी है, गांव में खेती बाड़ी भी है। मेरी जिंदगी तो खींच खींच कर निकल ही जाएगी। अगर तू मेरी बात माने तो ज्यादा सुखी रहे। कमल शर्मा ने सिगरेट सुलगाई। क्या? तूने बताया कि रूपा ईरानी का फोन आया, वो शादी की बात कर, तो शादी कर ले उससे। शर्मा ने समझाने वाले स्वर में कहा। वो हिंदुस्तान की मशहूर मॉडल है, तेरे पर फिदा है। ये क्या कम है? मैं नहीं जानता कि उसने तेरे में क्या देखा। मौका बढ़िया है,
कर ले उससे शादी। उसके पास फ्लैट है, 40-50 लाख तो बना ही लिया होगा, आगे भी बनाएगी, मजे से जिंदगी बिता सकता है। परवेश गोजरा के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। रूपा स्मैकी है। गोजरा ने शर्मा को देखा। तो क्या हो गया? स्मैक कितना बुरा नशा है तुम जानते ही हो। कितना भी पैसा हो उसके पास, सारे पैसे को बर्बाद कर देगी, खुद को बर्बाद कर लेगी वो। नशा उसे खत्म कर देगा। मॉडलिंग का काम उसके हाथ में नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो बोझ से भी बुरी लगने लगेगी। परवेश गोजरा गंभीर था। यानी कि उसके पास कितना भी पैसा हो, बर्बाद है वो। तुम उसका नशा छुड़ा सकते हो? हाँ, मेरे में और रूपा में यही बात हुई थी कि शादी के बाद मैं उसका नशा छुड़वाऊंगा और वो मुझे पूरा सहयोग देगी नशा छोड़ने को। ये सब बातें तब हुई थी जब मुझे आशा थी कि मेरे पास दौलत आ जाएगी। लेकिन दौलत नहीं आई। डकैती कोई दूसरा कर गया। बिना पैसे के पति की क्या इज्जत होती है, ये जानते ही हो। जबकि उसके चाहने वालों की लाइन लगी रहती है उसके घर के बाहर। रूपा से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। कमल शर्मा ने कुछ नहीं कहा। गोदरा ने सिगरेट सुलगा ली। घर जाऊंगा मैं। पत्नी बच्चों को लेकर गांव गई हुई थी, वो वापस आने वाली होगी, शर्मा बोला। गोदरा ने उसे देखा भी नहीं। क्या करेगा अब? कमल शर्मा उठता हुआ बोला। रणवीर भंडारी का तो सब कुछ जल्दी नीलाम हो जाएगा। दूसरा जोहरी देख लूंगा, उसके यहाँ काम मिल जाएगा। मुझे काम की कोई कमी नहीं, हीरे जेवरातों का पारखी हूं। मैं भी देखूंगा कि क्या करना है, लेकिन डकैती जैसे काम में कभी हाथ नहीं डालूंगा। अक्ल आ गई? अक्ल तो पहले भी थी, मैंने कितना इनकार किया था, लेकिन तुम पर तो भूत सवार था कि डकैती हो जाएगी, भारी दौलत हाथ में आ जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे भी जबरदस्ती इस काम में खींच लिया। तू बच्चा था जो मेरी बातों में आ गया। गोदरा मुस्कुरा पड़ा। दौलत का लालच इंसान को बच्चा बना ही देता है। शर्मा भी मुस्कुराया। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते रहे। चलूं? परवेश गोदरा ने हौले से सिर हिलाया। पता लगे तो बताना मुझे कि देवराज चौहान ने क्या किया। गद्दार का या 30 अरब के जेवरातों का पता लगा? फोन करूंगा मैं। करना। कमल शर्मा बाहर निकल गया। गोदरा कई पलों तक खुले दरवाजों को देखता रहा, फिर कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद की। अब कहाँ पता लगेगा 30 अरब के जेवरातों का? दौलत एक बार नजरों से दूर चली जाए तो फिर नजर कहाँ आती है? राम भाई ने परवेश गोदरा, कमल शर्मा, रणवीर भंडारी और रूपा ईरानी की तस्वीर देखी। एक एक चेहरे को उसने 10 बार 20 बार देखा। अस्पताल के जनरल वार्ड के बेड पर ही लेटा हुआ था वो। पास में उसकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ मौजूद थी। देवराज चौहान को आया पाकर वो कुछ दूर हट गई थी। देवराज चौहान और जगमोहन ही पास में थे। नहीं, राम भाई ने तस्वीरें वापस करते हुए इनकार में सिर हिलाया। इनमें वो नहीं है जो मेरे को तुम्हारे काम करने को मना कर रहा था, जिसने मेरी जान लेने की चेष्टा की। ये सुनते ही देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। जगमोहन के होठ भींच गए। कोई फायदा नहीं हुआ, बोला जगमोहन। मैंने तो कोशिश की थी। देवराज चौहान की आवाज सख्त ही रही। नहीं कामयाबी मिली तो नहीं मिली। आखिर कौन हो सकता है डकैती करने वाला? कौन हर वक्त हम पर नजर रखता रहा? इसी बात का तो जवाब ढूंढ रहे हैं, देवराज चौहान बोला। जरूरी तो नहीं कि इन चारों में से किसी ने डकैती के लिए हमसे गद्दारी की हो तो वो खुद ही काम कर रहा हो सारा। किसी दूसरे को भी तो सारे काम करने को कह सकता है। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? हमें उस इंसान के बारे में हर हाल में जानना है जिसने राम भाई की जान लेने की कोशिश की। उसे जाने बिना हम उस तक नहीं पहुंच सकते, जो हर पल हमारे साथ रहा, गद्दारी करता रहा और हमसे जुदा डकैती की तैयारी करता रहा। राम भाई गंभीरता से उसकी बातें सुन रहा था। देवराज चौहान ने उसे देखा। तुम बता सकते हो कि तुम पर हमला करने वाले का चेहरा कैसा था? मैंने तो पहले ही कहा है कि मैं उसे अच्छी तरह पहचान चुका हूँ, राम भाई बोला। उसकी आंखें, नाक, कान, होठ, गाल अलग अलग हो सकते हैं। बता सकते हो कि वो कैसे थे? पल भर की चुप्पी के बाद राम भाई बोला। हाँ, उसका चेहरा मेरे दिमाग में अच्छी तरह बस चुका है। जगमोहन,
देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, मैं किसी आर्टिस्ट को लाता हूँ जो राम भाई से उसके चेहरे का हुलिया सुनकर स्केच बनाकर उसका चेहरा तैयार करेगा। इस तरह हम उसकी तस्वीर पा सकते हैं। राम भाई के पास ही देवराज चौहान का लाया आर्टिस्ट राम भाई के बनाए हुलिये के आधार पर कभी गाल बनाता तो कभी नाक, कभी आंखें तो कभी माथा, कभी सिर के बाल तो कभी कान ठोटी। 8-10 घंटे लग गए तो राम भाई के बताए ढंग से एक चेहरा सामने आने लगा। तब रात के 11 बज रहे थे जब स्केच द्वारा कागज पर एक स्पष्ट चेहरा तैयार हुआ। यही है। स्केच रूप चेहरे की तस्वीर देखते ही राम भाई के होठों से निकला, यही है जिसने मेरे को कहा था कि देवराज चौहान का कहा काम नहीं करना है। यही है जिसने मेरी जान लेने की चेष्टा की। देवराज चौहान ने आर्टिस्ट से स्केच वाला कागज लिया और उसे नोट देकर चलता किया। जगमोहन ने भी स्केच वाले चेहरे को ध्यानपूर्वक देखा। ये इंसान मेरी नजरों से पहले कभी नहीं गुजरा, जगमोहन कह उठा। इसकी तस्वीर हमारे पास है, सुबह फोटो स्टेट से इसकी और भी कॉपियां निकलवा लेंगे। देवराज चौहान का स्वर शांत था। अब इसे तलाश करना कठिन नहीं। जो डकैती जैसे काम में हिस्सा ले सकता है वो अपराधों की दुनिया में वास्ता रखता होगा। ढूंढ लेंगे हम इसे। तुम आराम करो, जगमोहन राम भाई से बोला। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। राम भाई खामोशी से सिर हिलाकर रह गया। दोनों अस्पताल से बाहर आ गए। जिसने राम भाई को उनका काम करने को रोका था उसके चेहरे का स्केच सामने था, स्पष्ट चेहरा था। उनके लिए ये एक बड़ी सफलता थी। देवराज चौहान और जगमोहन को पूरा विश्वास था कि ये आदमी जहां भी होगा ढूंढ लेंगे, इसके बारे में जल्दी ही खबर पा लेंगे। तभी देवराज चौहान की जेब में पड़ा मोबाइल बजा। हेलो। देवराज चौहान ने मोबाइल फोन निकालकर बात की। दूसरी तरफ सोहनलाल था। मैंने घर बदल लिया है, एक कमरे का फ्लैट खाली कर दिया है। सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। क्यों? देवराज चौहान के होठों से निकला। वानखेड़े उस घर के बारे में जानता है। वो मुसीबत बनकर कभी भी मेरे सिर पर आ सकता था। सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ रही थी। इसलिए तुम लोगों से अलग होते ही आनंद फानंद प्रॉपर्टी डीलर्स के द्वारा बढ़िया सा फ्लैट ढूंढा और पेमेंट देकर कागज भी करवा लिए। इस समय मैं नए फ्लैट पता बोलो। जगमोहन के साथ मैं वहीं आ रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल ने पता बता दिया। बढ़िया फ्लैट लिया था सोहनलाल ने। लंबा चौड़ा हॉल ड्राइंग रूम था, 3 बेडरूम थे, लॉबी थी, काम चलाऊ फर्नीचर भी डाल लिया था फ्लैट में। जगमोहन ने होठ सिकोड़ कर सोहनलाल को देखा। फ्लैट खरीदने के लिए तेरे पास पैसे थे? हाँ, ऐसे 10 फ्लैट खरीद लूं तब भी माल बचा रहे। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। जगमोहन बेड पर अधलेटा सा कागज पर बने स्केच को देख रहा था। इतना माल दबा रखा है? तेरे को तकलीफ है? हाँ, तेरे से मैंने 2.5 लाख रुपया लेना है। वो कब देगा? जब भी कहता हूं तू हाथ तंग होने को कह देता है। हाथ तंग तो है ही। क्या? अभी तो तू कह रहा था कि वो तो यूं ही तेरे पे रौब मारने के लिए कह दिया कि सच कह रहा हूं मैं। तेरे पास 2.5 लाख रुपया तो है ना? बोल हाँ। ना कहेगा तो झूठ कहेगा। है, लेकिन वो तेरे को देने के लिए नहीं है। सोहनलाल ने कश लिया। इतना बड़ा फ्लैट लिया है तो मेरे को भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसका मालिक हूँ। कुछ बन ठन कर रहना पड़ेगा। कल कपड़े खरीदने जाना है। 2.5 लाख के कपड़े लेगा? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। लग ही जाएंगे इतने। 1.25 लाख की तो हीरो जड़ी घड़ी लेनी है। जो तेरे को घड़ी की क्या जरूरत? लोगों से टाइम पूछ लिया कर। जगमोहन का स्वर तीखा ही रहा। वैसे भी तेरे को टाइम जानकर करना ही क्या है। बहुत अच्छा टाइम है तेरा। फ्लैट तूने ले लिया, अब मेरे 2.5 लाख अभी नहीं है। जब होंगे तब आवाज मारकर दे दूंगा। नहीं है? अभी तो कह रहा था कि हैं। और घड़ी? घड़ी उधार खरीदनी है। नगद कहाँ से आएंगे? तेरा 2.5 लाख देना है ना? हाँ, 50 मेरे को दे। फ्लैट खरीद कर हाथ तंग हो गया है। पूरे 3 हो जाएंगे। जल्दी वापस कर दूंगा। जगमोहन गुस्से से कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान की आवाज सुनाई थी। वो सोहनलाल को बुला रहा था। सोहनलाल पास पहुंचा। देवराज चौहान ने स्केच वाला कागज उसकी तरफ बढ़ाया। इसे देखा है पहले कभी?
सोहन लाल ने कागज लेकर उस पर बना चेहरा देखा। नहीं, सोहन लाल के होठों से निकला, कौन है ये? ये वो है जिसने मेरे तैयार किए आदमियों को रोका कि वो काम नहीं करेंगे। इनमें से एक की जान लेने में सफल रहा, जबकि दूसरा हाथ पांव तुड़वाकर अस्पताल में पड़ा है। डकैती के दौरान उन दोनों ने बारूद पीठों पर बांधकर पुलिस वालों को धमकाने के लिए बाहर खड़े होना था। बाद में डकैती करने वाले ने अपने आदमी वहां भेजे। समझा? जो अस्पताल में पड़ा है उसके बताने पर आर्टिस्ट ने ये स्केच बनाया है। बिल्कुल समझ गया। सोहन लाल का चेहरा कठोर हो गया। जाएगा कहाँ? ढूंढ लेंगे इसे। इसने डकैती की है या डकैती में उन लोगों की सहायता की है जो 30 अरब के जेवरात ले गए हैं। ये हमें उस तक पहुंचा सकता है जो हमें धोखा देकर खुद कामयाब हो गया। जगमोहन स्केच वाले चेहरे को देखता रहा। कल सुबह इस कागज की फोटो कॉपियां तैयार करवा लेना। इसे ढूंढना है, बहुत जरूरी है इससे बात करना। भीड़ लगी हुई थी उस मकान के बाहर। सुबह के 9 बज रहे थे। सामने वाहनों से भरी चलती सड़क थी। आते जाते लोग भी रुक रहे थे कि बात क्या है। हर तरफ पुलिस ही पुलिस और पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही थी। सुबह के 7 बजे थे तब, जब कागज इकट्ठा करने वाले छोटे छोटे बच्चे कागज इकट्ठे करते हुए वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने गेट और मकान का दरवाजा खुला देखा। वे ठिठक गए। उनकी सोचों में लालच आया कि शायद घर से कोई चीज हाथ लग जाए। एक बच्चा बाहर खड़ा रहा। बाकी के दो पानी पीने के बहाने घर में घुसे। एक दो आवाजें भी थी पानी पीने के लिए कि कोई भीतर आया पाकर पकड़ न ले। जब उन्होंने खुले दरवाजे से भीतर झांका तो खून से लथपथ लाशें देखने को मिली। होश उड़ गए उनके। वे पलटकर चीखते हुए बाहर की तरफ दौड़े और खून खून का शोर मचा दिया। राह चलते लोग भी ठिठके। पड़ोसी भी बाहर आ गए। बच्चों की बात सुनकर एक दो लोगों ने भीतर झांका। लाशें पड़ी नजर आई तो तुरंत पुलिस को खबर दी गई। उसके बाद तो बाहर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। पुलिस आई, लोगों को दूर किया। एक नहीं, पूरी 4 लाशें थी। खून जम गया था बहकर। दिल दहला देने वाला दृश्य था। पुलिस वाले देखते ही समझ गए कि घंटों पहले इस कमरे में खतरनाक माहौल का तूफान आया था। हेडक्वार्टर से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर के अलावा अन्य तफ्तीश वाले भी आ गए। वो अपने काम पर लग गए। पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था लोगों की हालत देखकर कि क्या हुआ होगा। आसपास वालों से उस मकान में रहने वालों के बारे में पूछा गया तो यही मालूम हुआ कि इस मकान का मालिक दूसरे शहर रहता है। 1-2 महीने में आ जाता है, वरना मकान तो कब का बंद पड़ा था। एक ने बताया कि परसों रात उसने लाइट जलती देखी तो यही सोचा कि मकान का मालिक आया होगा। 1.5 घंटा लगा जांच वालों को अपना काम खत्म करने में। उसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू किया। लाशें इस कदर बेतरतीब से पड़ी थी कि पुलिस वाले नहीं समझ रहे थे कि क्या हुआ होगा, कैसे मरे ये लोग। पुलिस ने सबसे पहले लाशों के कपड़ों की तलाशी लेनी आरंभ की। राजेश गुलाटी के कपड़ों की तलाशी में जेब से बेशकीमती हार मिला। पुलिस वालों ने उस हार को देखते ही अपना काम रोक दिया। ये तो कीमती हार लगता है सर, सब इंस्पेक्टर ने अपने ऑफिसर से कहा। इंस्पेक्टर गंभीर सा उस हार को देख रहा था। मुझे तो कुछ भारी गड़बड़ लग रही है। इंस्पेक्टर की निगाह पुनः लाशों पर फिरने लगी। क्या सर? अन्य पुलिस वाले भी पास आने लगे थे। पहले तो मैं दूसरे ढंग से सोच रहा था, इंस्पेक्टर बोला, लेकिन इस कीमती हार ने किसी और तरफ ही इशारा किया है। परसों होटल में 30 अरब की डकैती हुई। डकैती करने वाले 5 थे। एक की लाश तो कुछ ही घंटों बाद मिल गई। बाकी बचे 4। ये 4 लाशें हैं और इनमें से एक के पास से ये कीमती हार मिला है। ये वो चारों डकैती करने वाले हो सकते हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। कोई कुछ न बोला। कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। इंस्पेक्टर ने फौरन कहा, सब बाहर आ जाओ। लेकिन सर, चुप रहो। हो सकता है ये वो ही डकैती करने वाले हों। किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं करनी है। पहले ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कहीं ये चारों वो ही डकैती करने वाले तो नहीं। सब पुलिस वाले बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर ने अपनी शक से भरी बातों की खबर फौरन पुलिस हेडक्वार्टर को दी। घंटे भर में ही इंस्पेक्टर वानखेड़े इंस्पेक्टर शाहिद खान के साथ वहां आ पहुंचा। वानखेड़े और शाहिद खान ने कमरे में बिखरी लाशों को देखा
राजेश गुलाटी की लाश पर दोनों की निगाह जा अटकी। उसका चेहरा उन्होंने तस्वीर में देखा था और बेवकूफ पुलिस वाले उस लाश बने चेहरे को नहीं पहचान पाए थे, जिसकी तस्वीर आज के अखबार में छपी थी। वानखेड़े ने इशारे से उस इंस्पेक्टर को पास बुलाया। ये लोग मेरे ख्याल में डकैती करने वाले ही हैं। एक को तो पहचान लिया है, बाकी भी डकैती करने वाले ही हैं। शाहिद खान शब्दों को चबाकर कह उठा। वानखेड़े ने अपनी बात रोककर शाहिद खान को देखा। वीडियो कैसेट में उन पांचों के चेहरे मैंने अच्छी तरह देखे थे, जो बाथरूम में गए थे और फिर रिवॉल्वरों को लिए और नकाबे ओढ़े बाहर निकले थे। इनमें से 2 चेहरों को मैंने अच्छी तरह पहचान लिया है, तीसरा राजेश गुलाटी है। ऐसे में बचा चौथा भी डकैती डालने वाला होगा। उसका चेहरा साफ नहीं देखा जा रहा। उसके गले को काटा गया है, चेहरे पर भी खून बिखरा पड़ा है। वानखेड़े ने सिर हिलाया, फिर जेब से छोटी सी एल्बम निकालकर पुलिस वाले से बोला, वो जेवरात कहाँ है? ये रहा। इंस्पेक्टर ने जेब से जेवरात निकाला। वानखेड़े ने उसकी तरफ एल्बम बढ़ाई। इस एल्बम में हर उस जेवरात की तस्वीर है जो डकैती में चोरी हो गया है। इस जेवरात की तस्वीर देखो, क्या है इसमें? जी। इंस्पेक्टर ने फौरन एल्बम थामी और एक तरफ हो गया। उंगलियों के निशान, फोटो वगैरह ले लिए हैं या? वानखेड़े ने पूछना चाहा। सब काम हो गए हैं सर, पुलिस वाला फौरन बोला। लाशों का पंचनामा करना रह गया है। वानखेड़े ने सिर हिलाया और लाशों को देखने लगा। शाहिद खान नारंग की लाश के पास खड़ा झुका देख रहा था। कई मिनट उनको ऐसे ही बीत गए। सर, वो पुलिस वाला पास आता बोला, इस जेवरात की तस्वीरें ये रही, इसी एल्बम में। वो पास आया। वानखेड़े ने जेवरात को और तस्वीर को देखा। चेहरे पर गंभीरता थी। हाँ, इस जेवरात की तस्वीर एल्बम में है। वानखेड़े ने सिर हिलाया। ये डकैती करने वाले ही हैं। ओह, इन्हें किसने मारा सर? वानखेड़े ने उसे घूरा। मालूम हो जाएगा। पुलिस की वर्दी पहन रखी है और ये भी नहीं जानते कि पुलिस के हाथ में चिराग या जिन नहीं होता कि सारा मामला हाथों हाथ खोलकर सामने रख दे। वानखेड़े का स्वर सख्त था। सॉरी सर। उसके बाद वानखेड़े और शाहिद खान देर तक लाशों को देखते रहे। पुलिस वाला एक तरफ खामोशी से खड़ा उन्हें देख रहा था। क्या हुआ होगा? शाहिद खान परेशान सा वानखेड़े को देखकर कह उठा। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई। कुछ समझ में आ रहा है। वानखेड़े की निगाह लाशों पर जा रही थी। क्या ये? वानखेड़े ने भोपाल सिंह की लाश की तरफ इशारा किया। सबसे बाद में मरा। वो कैसे? इसे गोली मारी गई है, परंतु रिवॉल्वर कहीं भी नहीं है। स्पष्ट है कि गोली मारने वाला रिवॉल्वर अपने साथ ले गया। 2 चाकू कमरे में है। एक तो इसके ठीक दिल वाले हिस्से में धंसा हुआ है, दूसरा उधर गिरा हुआ है। इन्हीं दोनों चाकुओं से 3 मरे, चौथा रिवॉल्वर से। देखने पर तो लगता है जैसे इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मारा हो। शाहिद खान बोला, ऐसा ही हुआ है, परंतु ये गोली लगने से मरा। वानखेड़े ने कहा, रिवॉल्वर कहीं नजर नहीं आ रहा। डकैती के जेवरात कहीं नहीं है। सिर्फ एक जेवरात राजेश गुलाटी के पास से मिला। शायद जेवरातों में से एक हार निकालकर चुपके से उसने अपने पास रख लिया होगा। जिसने इसे गोली से मारा वो जेवरात ले गया। वानखेड़े ने विश्वास भरे स्वर में कहा। शाहिद खान की आंखें सिकुड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो? ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? विश्वास तो यहीं से पैदा होता है कि यहाँ रिवॉल्वर नहीं, जेवरात नहीं, डकैती करने वालों की लाशें यहाँ हैं। वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे ख्याल में डकैती करने वाले यहाँ आ छिपे थे। तो इनमें क्या हुआ? इन्हें मारा किसने? जेवरात कौन ले गया? वानखेड़े खामोश रहा। ये काम देवराज चौहान का हो सकता है। कौन सा काम? वानखेड़े ने शाहिद खान को देखा। यहाँ खून खराबा करने का काम। यहाँ? शाहिद, ये काम एक का नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि एक का है? नहीं। शाहिद खान ने फौरन इनकार में सिर हिलाया। एक का नहीं है ये काम। मुझे तो लगता है जैसे इन्होंने चाकू आपस में चलाए हों या ऐसा ही कुछ। ठीक कहा। धीरे धीरे अभी समझ आता चला जाएगा कि यहाँ क्या हुआ हो सकता है। वानखेड़े ने कमरे में नजरें दौड़ाते हुए होठ खींचकर कहा, डकैती करने वाले मर गए। 30 अरब के जेवरात कोई ले गया। कोई नहीं, देवराज चौहान ले गया।
वानखेड़े ने शाहिद खान को देखा। क्या तुम इनकार करते हो कि ये काम देवराज चौहान ने नहीं किया? मैं इनकार नहीं करता, लेकिन फैसले पर जल्दी नहीं पहुंचना चाहता। सोचने दो। देवराज चौहान के लिए ये काम करना कहाँ कठिन है। 30 अरब की दौलत का मामला है ये। और कल शाहिद खान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, तुमने ही कहा था कि देवराज चौहान शायद हमसे पहले डकैतों तक पहुंच सकता है। वो अपने साथियों की तस्वीरें किसी ऐसे आदमी को दिखाने जा रहा है जो गद्दारी करने वाले को जानता है। और अब तस्वीर सामने है। देवराज चौहान इन तक पहुंच गया। और शाहिद, मैं इनकार नहीं कर रहा इस बात से, देवराज चौहान से, लेकिन संभावना और भी। कैसी संभावना? सोचने दो। इस बारे में ऑफिस में बात करेंगे। यहाँ लाशें पड़ी हैं। इस जगह को अच्छी तरह चेक करो। शायद कुछ मालूम हो सके कि क्या हुआ होगा यहाँ, या उसके बारे में पता चले जो जेवरातों को ले गया। मेरे ख्याल में इन लोगों की मौत से मामला बहुत पेचीदा हो गया है। शाहिद खान की आंखें सिकुड़ी, बोला कुछ नहीं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।